नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए कैसे सूटेबल है और ये कैसे इनके कंपाउंड्स को के स्ट्रक्चर्स को जस्टिफाई करती है, ये हम देखेंगे। वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट ऑफ बॉन्डिंग इन कम्प्लेक्सेस वाज मेनली डेवलप बाय पॉलिंग। पॉलिंग ने बेसिकली वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट जो था इसको डेवलप किया था। इट इज़ सिंपलेस्ट ऑफ द थ्री थेरीज, ये तीनों थेरीज का सबसे सिंपल है और ये स्ट्रक्चर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती है। इसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं? द सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल आयन हैज़ अ नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स फॉर एकोमोडेटिंग द इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड। ठीक है, लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को, उनको अडॉप्ट करने के लिए जो है वो इलेक्ट्रॉन का एक खाली वाला जो ऑर्बिटल है वो होना चाहिए। जितने नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे वो उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। मेटल ऑर्बिटल और लिगेंड ये दोनों ओवरलैप करते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है और उतना ही कम्प्लेक्स स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे कि sp और d हैं, ये हाइब्रिडाइज करते हैं और नए इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स को प्रोड्यूस करते हैं। नए बनने वाले ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। इनकी एनर्जीज तकरीबन सिमिलर होती हैं और इनकी डेफिनेट डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं लिगेंड्स के साथ और स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं। डी ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो इनर डी ऑर्बिटल्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और आउटर एन डी ऑर्बिटल्स को भी। कम्प्लेक्स दो तरीके से बन सकता है, यहाँ पे लो स्पिन कम्प्लेक्सेस बनते हैं, यहाँ पे हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस। नॉन बॉन्डिंग मेटल इलेक्ट्रॉन्स इनर डी ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करते हैं और ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जबकि बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर भी पार्टिसिपेशन शो नहीं करेंगे। जबकि लिगेंड जो हैं वो ज़्यादा लोन पेयर्स पर मुश्तमिल होते हैं, इनके पास ज़्यादा लोन पेयर्स होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, यहाँ पे कोई भी जो वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा मेटल का उसके और लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल के ओवरलैप की वजह से बनता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेटल है, मेटल का ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये लिगेंड है, लिगेंड का फील्ड ऑर्बिटल था, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स थे, इनकी ओवरलैपिंग होगी और इनकी वजह से बॉन्ड जनरेट होगा बेसिकली, और ये वाला बॉन्ड केमिकल बॉन्ड कहलाता है। कुछ जो केसेस हैं उनके अंदर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहलाता है। अगर हम देखते हैं कम्प्लेक्सेस को, तो कम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की वजह से ये पैरामैग्नेटिक होता है और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर अगर मुश्तमिल ना हो तो ये वाले तमाम कम्प्लेक्सेस डायमैग्नेटिक होते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें ज्योमेट्री के बारे में बताते हैं। और अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जो हैं उनको काउंट कर लें तो हम मैग्नेटिक मोमेंटम को भी फाइंड कर सकते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक मूवमेंट इज 0 फॉर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और अगर 1 होगा तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट 1.73 आता है, 5 के लिए 5.92 आएगा। इस नॉलेज को हेल्प करते हुए हम टाइप ऑफ कम्प्लेक्स जो है उसके बारे में भी कुछ मालूमात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर लिगेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप करते हैं, हुन्स रूल के मुताबिक पेयरिंग करेंगे और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी शो करेंगे। ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस जो होते हैं ये बहुत कॉमन है, इन्हें स्टडी भी किया जाता है एक्सटेंसिवली। इन कम्प्लेक्स आइंस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर होता है तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करते हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री D2sp3 या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से पेयर होती है और इनको इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस भी बोला जाता है। ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस जिनमें सेंट्रल मेटल एटम sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड होता है उसे हम आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस बोलेंगे। अगर sp3d2 है तो ये वाला आउटर होगा, और जबकि d2 वाला जो है sp3, ये वाला जो है ये इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल होगा क्योंकि उसके अंदर इनर वाला जो शेल है वो यूज़ हुआ है। नेक्स्ट वन इज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस। इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन उन कम्प्लेक्सेस में होती है जिनमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स पाए जाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स डी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन की बुनियाद के ऊपर जो है वो ओरिएंटेशन जो होती हैं वो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप को इफेक्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो तरह के सेट होंगे, T2G और EG। T2G वाले सेट में DXY, DYZ, DZX होते हैं, जबकि EG वाले सेट में DZ का स्क्वायर, DX स्क्वायर और Y स्क्वायर ऑर्बिटल्स। ये वाले ऑर्बिटल्स दो जो हैं ये EG सेट के अंदर आते हैं और ये वाला जो है ये T2G सेट में आते हैं। नेक्स्ट आता है कि इनके अंदर n-1 DZ स्क्वायर या फिर n-1 X स्क्वायर Y स्क्वायर ऑर्बिटल्स और 1 NS और 3 NP जो होते हैं ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होती है। इनके अंदर अगर हम देखते हैं, इनमें हम देखते हैं कि 2 d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं पेनल्टीमेट शेल में से। पेनल्टीमेट शेल आखिरी शेल से पिछला शेल होता है। फॉर एग्जांपल इसकी कन्फिग्रेशन राइट करते हैं तो लास्ट पे 4s2 आ रहा है, तो 3D वाला जो होगा वो इसका पेनल्टीमेट शेल होगा। नेक्स्ट वन इज इस डिस्कशन के अंदर देखा गया कि ऑर्बिटल कम्प्लेक्स होते हैं 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, उनमें 2 d ऑर्बिटल्स जिनमें इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो वो वाले DZ स्क्वायर और DX स्क्वायर Y स्क्वायर होंगे।
जबकि ऐसे इनके अंदर S और P ऑर्बिटल 4s और 4p होता है, जबकि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऐसे कम्प्लेक्सेस में होती है, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 2d ऑर्बिटल्स D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ हो रहे हैं। ये इनर शेल के d ऑर्बिटल्स हैं, ये D2 वाले। और ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस जो इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन के बाद बनते हैं उन्हें इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस बोला जाता है। इन कम्प्लेक्सेस के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती है। इन कम्प्लेक्सेस को लो स्पिन या फिर स्पिन पेयर्ड ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस भी बोला जाता है। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की मौजूदगी की वजह से होता है। ट्रांजिशन सीरीज़ यानी कि 3D ट्रांजिशन सीरीज़ में के बनने वाले कम्प्लेक्सेस जिनमें इनर ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो इस तरह की कॉम्बिनेशंस के कम्प्लेक्सेस शो करते हैं। इनमें 3z², 3x² इंटू y² और ये वाले जो होते हैं ये फोर्स्ड होते हैं टू ऑक्यूपाई दीज 3 ऑर्बिटल्स। और हमारे पास Eg सेट जो होता है वो खाली रहता है क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं फेरिसायनाइड आयन। फेरिसायनाइड आयन में फेरिक का जो ऑक्सीडेशन नंबर फेरिक का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कॉम्प्लेक्स आयन की शेप ऑक्टाहेड्रल होगी और अब ना जा रही उत्था कुछ नहीं पिया तेरा मेरे फिर सुट दिता थले सारा घुमा तेरे अगे मैं तो 1.5 महीने बाद जाके कोई ठीक है याद ना इतनी दिन एक बिलावा काम से वापस नहीं कॉन्टेक्ट इन आयन में फेरिक का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और ऑक्टाहेड्रल शेप बनाते हैं। ये फेरिक जो होता है Fe3+ के तौर पर प्रेजेंट होता है, यानी कि इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज़ हो चुके हैं। तो इसके d ऑर्बिटल के अंदर जो होंगे वो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पर जो है वो इसकी कन्फिग्रेशन जो है उन रूल के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन 3D में ऑक्यूपाई होंगे और हर एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल्ड होगा और अनपेयर्ड होंगे ये। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 5 के बराबर होंगे। मैग्नेटिक स्टडीज़ शो करती हैं कि इनके अंदर आयन जो होता है फेरिक आयन उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब है कि ये पैरामैग्नेटिक होगा। इन आयन्स की फॉर्मेशन के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन Eg सेट के अंदर होते हैं, जबकि ये पेयर अप होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ T2G के साथ, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इधर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो Eg वाले सेट के अंदर है। ये दोनों एक दूसरे के साथ पेयर अप होते हैं और ये Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल्स जो होता है वो वेकेंट हो जाता है और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन अकर होती है। इसके नतीजे के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास T3 थे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 थे। ये वाले 2 जो होते हैं वो T2G में चले जाते हैं और ये वाला Eg वेकेंट हो जाता है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 1 के इक्वल हो जाते हैं 3D ऑर्बिटल्स के अंदर और 3x² y² और 3d z²। ये वाला Eg वाला सेट था, ठीक है, ये खाली हो चुका है। और 4s एंड 4p इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और 6 जो होते हैं वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये खाली होते हैं। इनमें से हर जो लिगेंड है वो एक पेयर जो होता है हर एक खाली हाइब्रिड ऑर्बिटल को डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होती है। कोऑर्डिनेशन बनने के साथ साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स डेवलप होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि FeCN63 नेगेटिव में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और ये पैरामैग्नेटिक होता है। इसे इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स आयन भी बोला जाता है। तो पहले यहाँ पर जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन से यहाँ तक 4s तक, जब ये आयन बनाता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 4s वाले को लूज़ कर देता है और एक यहाँ से लूज़ कर देगा। ये सारे अनपेयर्ड हो जाएंगे और यहाँ पर जो होता है टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 हो जाएंगे। देन हम देखते हैं कि जब सेंट्रल साइनाइड ग्रुप जो होता है ये अटैक करता है इसके ऊपर, लिगेंड के तौर पर मेटल पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर जो होते हैं ये वाले ऑर्बिटल्स ये यहाँ पर पेयर अप हो जाएंगे, यहाँ पर ये वाले दोनों पेयर अप हो जाएंगे और ये बाकी खाली हो जाते हैं। ये वाले 6 ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे। ये वाले 6 ऑर्बिटल्स जो होते हैं इनको साइनाइड जो होता है वो एक लोन पेयर डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से वो इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड डेवलप कर लेता है। अगर लिगेंड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग आता है, ठीक है, तो पिछले वाले जो यहाँ पर होते हैं ऑर्बिटल्स इनमें पेयरिंग हो जाती है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन यूं पाए जाएंगे पेयरिंग की फॉर्म के अंदर, जो बच जाएगा वो अनपेयर्ड के तौर पर जो है वो पाया जाता है। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है दैट्स मीन के बनने वाला कम्प्लेक्स जो है वो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक होगा।